हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर के बाद छोड़ देंगे सर, सब कुछ मिलेगा, पूरा मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, सारी चीज आपके सामने होने वाली है, कुछ भी नहीं छूटेगा। जी हां, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा सर, सब कुछ होने वाला है। सर जी एक जबरदस्त लेक्चर खत्म किया था पिछली क्लास में, जी हां, इंथैल्पी के बारे में। आज क्या लेके आए? मैंने कहा सर इंथैल्पी बहुत बड़ी क्लास है, इंथैल्पी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज भी है। अच्छा सर ऐसा भी है? जी हां। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही, जैसे बोलते हैं ना, मैं जा रहा हूं, मैं तो हर जगह जा रहा हूं, लेकिन मैं कहां जा रहा हूं? किसी से मिलने जा रहा हूं, पार्क में मिलने जा रहा हूं, रेस्टोरेंट में मिलने जा रहा हूं, भाई को लेके जा रहा हूं, मम्मी को लेके जा रहा हूं, किसी और को लेके जा रहा हूं, कहीं घूमने जा रहा हूं, मूवी देखने जा रहा हूं। तो जा तो मैं ही रहा हूं, लेकिन काम अलग अलग है। ऐसी सेम सब इंथैल्पी हैं, लेकिन नाम अलग अलग है। अगर कोई चीज बन रही है रिएक्शन में तो इट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर कोई चीज टूट रही है तो इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बात किए करिए एक लिक्विड है वो वेपराइज में कन्वर्ट हो गया, वो क्या वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो आप समझ रहे हैं कितनी सारी इंथैल्पीज हैं। तो सर डरना नहीं है। इंथैल्पी का मतलब मैंने आपको बताया था, हीट का निकलना या हीट का अंदर आना, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट इवॉल्व या हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी, और उसी को अपन हीट ऑफ रिएक्शन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन। तो चालू करें भैया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। एक तरफा चैप्टर है, एक तरफा टॉपिक है, जिसमें आज मजा आने वाला है। करें क्या? बोल दो एक बार। करें तो एक बार लिख दीजिए सर, गेट रेडी। चालू करते हैं आज एक और झमाझम लेक्चर में, एकदम झकास लेक्चर में, जिसमें आने वाला है मजा। ये लीजिए सर, ये देखिए, मैंने अभी आपको वही चीज समझाई कि हीट ऑफ रिएक्शन, अरे यार ये भाई ये बहुत बेकार चीज है। चलो, हीट ऑफ रिएक्शन, या आपने देखा होगा इसको एक और नाम से लिखा होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सर सिंपल सा मतलब है इन दोनों चीज का, इन दोनों वर्ड का, ये दोनों लाइन का एक ही मतलब है। अब समझो, मैं बताऊंगा बेटा, मैंने क्या बोला था, बिल्कुल मेरी बात को अच्छे से सुनना। इसका यही मतलब है, हीट का इवॉल्व होना, हीट का, देखिए ना लिखा होगा वहां पे, हीट का इवॉल्व होना और हीट का एब्जॉर्ब होना एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो उसको अपन क्या नाम देंगे? इंथैल्पी। क्या नाम देंगे? इंथैल्पी। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाए सर, तो इंटरनल एनर्जी होता है। आपने हमको बताया था कि अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इट इज इंथैल्पी, और अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है इट इज इंटरनल एनर्जी। सर ये बात आपने हमें पढ़ा दी थी और हमें मजा भी आ गया था और हम लोग को समझ में भी आ गई थी। मैंने कहा ठीक है, अभी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले इसको देख लो, देख लिया? समझ गए? हटा रहा हूं। जैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये एक रिएक्शन है सर। ये क्या है? रिएक्शन है। अब इसमें कोई ना कोई तो इंथैल्पी का चेंज आया होगा, लेट सपोज ये हैं अपने प्रोडक्ट राइट साइड में होते हैं, ये है अपने रिएक्टेंट, ये अपने कहां होते हैं? लेफ्ट साइड में होते हैं। तो सर अब समझिए, अगर इस रिएक्शन की आपको इंथैल्पी निकालनी है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालनी है, विच इज नोन एज डेल्टा एच,
सर कुछ नहीं होता, देखो क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है सर, सिर्फ ये होता है। अगर आपने इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल अला, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखो, अब ध्यान से देखना सर, प्रोडक्ट में कौन कौन है ये, तो इंथैल्पी ऑफ C प्लस इंथैल्पी ऑफ D माइनस करेंगे किससे सर, रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट में कौन कौन है, इंथैल्पी ऑफ A प्लस इंथैल्पी ऑफ B। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा डेल्टा H। कोई दिक्कत, यही है, या तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल दो या तो हीट ऑफ द रिएक्शन बोल दो, या तो क्या बोल दो, हीट ऑफ द रिएक्शन बोल दो। एक बार इसको थोड़ा छोटू वोटू करके सबको बराबर कर ले, ऐसा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से, क्या होता है भैया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर दो से ज्यादा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हो तो उसको एक चीज लिख देते हैं, समीशन का मतलब इन सब का एडिशन, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बस सर बस, बस ये फाइनल आपका हो गया। इट इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या है सर जी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कितने बढ़िया तरीके से हो गया, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्लियर है, चलो अब देखो, हीट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, हीट निकल रही है, हीट आ रही है, और एब्जॉर्ब when quantities of a substance indicated by the chemical equation have completely reacted। जब एक रिएक्शन होती है तो सर या तो कभी उसमें से हीट बाहर आएगी या तो अंदर आएगी, और उसी को अपन कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। निकालने का तरीका भैया, चेंज इन इंथैल्पी को निकाला जाता है, इट इज डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। जो भी इंथैल्पी प्रोडक्ट की है उसमें से इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को उड़ा दो, जो बचेगी भैया वही कहलाएगी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आ जाए तो बता दो, आ जाए तो बता दो। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब क्लियर करते हैं। चलो अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। मैंने आपको एक साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, कब पढ़ाया था सर, मैंने कहा यार भाई ऐसे तो मत बोलो यार, कब पढ़ाया था, सारी चीज पढ़ाता हूं मैं यार। हाँ सर मना थोड़ी कर रहे हैं आप, इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं हो रहा है गुस्सा तो नहीं। एक सिस्टम है, क्या है सर, सिस्टम, और सिस्टम के अराउंड क्या होगा सर, हम जानते हैं सिस्टम के अराउंड सराउंडिंग, सिस्टम के अराउंड होगी भैया सराउंडिंग। देखो मैं भी गोल घूम गया, जैसे जैसे मैं सराउंडिंग को घुमा रहा हूं ना वैसे मैं भी घूम गया। ये अपनी क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। क्या कहलाएगी सर, सराउंडिंग। अब समझो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर सिस्टम के अंदर कोई भी हीट आ रही है, कोई भी हीट आ रही है तो उसको अपन क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, या सिस्टम के ऊपर कोई वर्क किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, तो वो भी अपन कैसा लेके चलेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम है। क्या है सर, ऑन द सिस्टम। अपन ने पढ़ा था ऑन द सिस्टम हमेशा अपन दोनों चीजों को क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। लेकिन अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है
तो उसको अपन लेते हैं माइनस क्यू, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम, तो भी हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, दैट मीन्स बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, कोई दिक्कत, बाय द सिस्टम। तो ये साइन कन्वेंशन अपना कब पढ़ाया था मैंने, हीट और वर्क के लिए, किसके लिए, हीट और वर्क के लिए। तो सर ये तो हो गया था ना, फिर से क्यों बता रहे हो, क्योंकि एक और साइन कन्वेंशन आपके सामने आज रखा है। सर ये बात तो कंफर्म है, अगर एक रिएक्शन हुई है तो एक रिएक्शन में या तो हीट निकलेगी या तो हीट आएगी। सर यही होता है, या तो यस होगा या तो नो। वो फूल वाला याद नहीं है, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, था क्या नहीं था, या तो हां या तो ना, या तो बाहर या तो अंदर, यही होता है क्या नहीं होता। बस यही तो मैं कहता हूं भाई, कितनी बढ़िया बात है। देखो अगर बाहर गया तो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक, और अंदर आया तो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। और अंदर आना मतलब पॉजिटिव, ये बात हमेशा याद रखो, क्योंकि सिस्टम के ऊपर है और सिस्टम के द्वारा है तो क्या हो जाएगी, एक्सो। आ जाइए जल्दी आइए। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव होता है, क्योंकि हीट बाहर चली गई। तो इस केस में इंथैल्पी भी नेगेटिव, इंथैल्पी भी नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव, और भैया हीट भी नेगेटिव, हीट भी नेगेटिव। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए, तो एक्सो समझ में आ गया, अब बारी है एंडो की। सर एंडो भी तो बढ़िया है, एंडो का मतलब अंदर अंदर अंदर, एंडोथर्मिक का मतलब अंदर आना। और जब भी चीज अंदर आती है तो सर पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव, हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, इसीलिए। देखिए भाई, इंथैल्पी पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, और हीट भी पॉजिटिव। अगर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अंदर आई है तो भैया हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। अगर हीट कांस्टेंट प्रेशर पे अंदर आई है तो क्या हो जाएगी, इंथैल्पी। क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, कितना सिंपल था। क्यों डरते हो आप लोग, मैं तो ये कहता हूं, क्यों डरते हो, इतनी आसान चीज तो थी। चलो जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी 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 जल्दी। सर ये साइन कन्वेंशन है फॉर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी इवॉल्व, एनर्जी इवॉल्व। ठीक है, जल्दी करो जल्दी, जल्दी करो जल्दी 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 जल्दी। ये लो सर, अब देखिए, अब देखिए, मैंने अभी वही बोला सर, दो चीजें याद रखना, बस मैं आपको दो चीजें कहूंगा। अगर एनर्जी और हीट या तो एब्जॉर्ब होगी और इवॉल्व होगी, दो ही चीजें होगी, या तो एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। लेकिन ये दो चीजों पे हो सकती है, या तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप सब जानते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्या कहलाएगी सर, उसको लिखेंगे QP, एनर्जी एट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर बोले तो क्या कहलाएगी सर प्रेशर में QP होगा, और सर आपने QP लिख दिया, यहां पर QV होगा, ये होगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट होती है तो उसको अपन कहते हैं डेल्टा H, विच इज ऑल्सो नोन एज इंथैल्पी, ये पढ़ा चुका हूं। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है विच इज नोन एज डेल्टा U। हे यू, ये दिल किसी पे नहीं आया, सिर्फ केमिस्ट्री पे आया है ना, गाना है ना, ये दिल तुम पे आया रे, ये केमिस्ट्री पे आया। क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर है तो क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट है तो क्या हो जाएगा, इंथैल्पी। क्या हो जाएगा सर, इंथैल्पी हो जाएगा। बहुत शानदार। अब आ गया हूं, हीट ऑफ अ रिएक्शन इज आइदर एक्सप्रेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और आइदर कांस्टेंट प्रेशर। जो भी हीट है वो दो चीजों पे ही नापी जाएगी,
या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे या तो कांस्टेंट प्रेशर पे। सर ये तो पुराना सा लग रहा है, सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, सर धक धक हो रहा है, ऐसा बाबूराव, बस वही बाबूराव को याद करते हुए चलना। सर याद कैसे करें? सर ये भूल जाते हैं कि प्रेशर पे एच आएगा, प्रेशर वाले पे इंथैल्पी आएगा। तो मैंने कहा आपने पढ़ा है जस्ट पीएच, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। अगर प्रेशर आया तो क्या हो जाएगा? इंथैल्पी। अगर प्रेशर आया तो क्या हो जाएगा? इंथैल्पी। कोई दिक्कत? तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंथैल्पी। पीएच से याद रखेंगे, जस्ट पीएच। चलो जल्दी। सर ऐसे कई सारे छोटे छोटे ट्रिक्स मिलेंगे आपको, कई सारी चीजें आपको मिलने वाली और जो कि मजा आने वाला है। चलो जल्दी करो, फिर 2 एग्जांपल देता हूं। हुआ लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। चलो अब समझना। एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, क्या बना रहा है? 2HCl, साथ ही साथ प्लस इतनी एनर्जी निकली है। हाँ, H2 लेके आए, Cl2 लेके आए, दोनों को मिलाया, क्या बना? HCl, साथ ही साथ कुछ एनर्जी मिली, साथ ही साथ क्या मिली? कुछ एनर्जी। और ये एनर्जी मिली है तो ये एनर्जी क्या होगी भैया? बाहर निकलेगी। अब ये एनर्जी कहां निकलेगी? बाहर निकलेगी। और बाहर निकलेगी एनर्जी तो सर ये क्या कहलाएगी? सर ये बहुत बढ़िया कहलाएगी। हाँ, रिएक्शन के बाद अगर एनर्जी मिल रही है तो ये कहलाएगी एक्सोथर्मिक। क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक। और सर अभी आपने पढ़ाया एक्सोथर्मिक में अगर चाहे डेल्टा H हो चाहे डेल्टा U हो, दोनों नेगेटिव होता है, हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें जो भी हीट का चेंज हुआ है वो एक्सोथर्मिक के फॉर्म में। अब बस ये पता कर लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कि कांस्टेंट प्रेशर पे। सर एक्सप्रेस एज कांस्टेंट प्रेशर। सर पता चल गया, मतलब इसमें जो हीट का लेन देन हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। तो ये बात कंफर्म है कि वो हो जाएगा पीएच डेल्टा H, और बाहर निकली है मतलब एक्सोथर्मिक है तो वो हो जाएगी नेगेटिव। तो ये देखिए डेल्टा H इज -44 किलो कैलोरीज। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें 2 बातें जानने की थी, एक तो प्लस में मिल गई, दैट मींस एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव आएगी। दूसरी बात मैंने कहा हीट तो निकली लेकिन काय पे निकली? कांस्टेंट प्रेशर पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे निकलती है तो पीएच, मतलब ये जो हीट है वो क्या कहलाएगी? आपकी एंथैल्पी कहलाएगी। तो यहां पर एंथैल्पी का चेंज हुआ है, और वो एंथैल्पी का चेंज कैसा हुआ है? -44 किलो कैलोरीज, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है सर? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बाहर जा रही है एनर्जी, हमने दिल निकाल के दे दिया, समझ रहे हैं आप? बस हमने एनर्जी निकाल के दे दी है। चलो इधर आ जाओ, अगली C2H4, इसको ऑक्सीजन के साथ क्या करा? कंबाइन करा। C2H4 है आपकी इथीन है, उसको O2 के साथ जला रहे होंगे या मिला रहे होंगे, तो क्या बना सर? CO2 और H2O बना। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना तो क्या हुआ होगा सर जी? उसमें कुछ एनर्जी का चेंज आया होगा। मैंने कहा एनर्जी दिख तो नहीं रही है, नहीं दिख रही है मतलब अंदर ही गई होगी। मैंने कहा ठीक है चलो सर, एनर्जी अंदर गई होगी, देखो ना कहीं नहीं दिख रही है, दैट मींस कहीं ना कहीं अंदर आ गई होगी एनर्जी, इधर ही आ गई होगी एनर्जी, इधर आ गई। तो सर हम जानते हैं कि एनर्जी अगर अंदर आई है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है पॉजिटिव होता है। मैंने कहा ठीक है सर, इस केस में भी हम जानते हैं अगर हीट पॉजिटिव है तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो हीट निकल रही है, सॉरी हीट अंदर आ रही है, कौन सी एनर्जी है? या ये एंथैल्पी है कि इंटरनल एनर्जी? मैंने कहा वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। उसने लिखा एक्सप्रेस एज कांस्टेंट वॉल्यूम। सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या कहलाती है? सर इंटरनल एनर्जी। जे बात, दैट मींस इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? पॉजिटिव। कैसी आएगी? पॉजिटिव। सर देखिए, हाँ तो अब देखिए एक्सप्रेस एज कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि पॉजिटिव आएगी। ये कब आती? जब एंडोथर्मिक है। ये कब आती? जब एंडोथर्मिक है। और अगर एक्सोथर्मिक होता, क्या होता सर? एक्सोथर्मिक होता तो क्या हो जाता? क्यू, तो क्यू हो जाता नेगेटिव। तो इस केस में डेल्टा H भी नेगेटिव और डेल्टा U भी नेगेटिव। बस मैंने कहा कंडीशन बता दो काय पे हो रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस QV, दैट मींस डेल्टा U।
और उसने बोल दिया सर यहां पर नेगेटिव है, दैट मीन्स ये रिएक्शन भी कैसी है, एक्सोथर्मिक है। कैसी है, एक्सोथर्मिक। ये आपको बता दिया कि इसमें भी हीट निकल रही है, लेकिन जिस तरीके से उसने हीट यहां पे शो करी थी यहां नहीं करी उसने। तो वो कह रहा है कभी कभी यहां लिखी मिल भी जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो ऐसे फॉर्म में वो लिख के दे देगा। तो दोनों फॉर्म में हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। लेकिन एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे निकली है तो इंथैल्पी का नाम दे दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकली है तो इंटरनल एनर्जी का नाम दे दिया। ठीक है, पंछी बनूं उड़ते चलूं मस्त गगन में, बस वही वाली बात है। चलो जल्दी देख लो भाई, चलो जल्दी देख लो। देखो जल्दी देखो भाई, जल्दी देखो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, वैसे तो मेरे हिसाब से तो क्लियर है सर, बढ़िया तरीके से क्लियर करवा दिया मैंने ये। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे। हुआ हुआ, डिलीट कर दूं, चलो आगे देखेंगे। ये देखिए सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर आपकी, हाँ यही दोनों के बारे में कि इन दोनों पे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहला फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अब ये क्या कहना चाह रहा है तो समझिए। जैसे लेट सपोज H2 गैस ले लिया, O2 भी गैस ले लिया, इससे H2O बना, क्या बना, गैस बना। क्या बना, गैस। इसमें भी कुछ इंथैल्पी चेंज आया होगा, है ना, कुछ तो आया होगा। लेट सपोज डेल्टा H आया X, ये इंथैल्पी का चेंज कितना आया, X आया। कितना आया, X आया। लेकिन अगर एक और रिएक्शन लिखूं, H2 गैस है, O2 भी गैस है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पानी हमेशा गैस बने, पानी तो लिक्विड भी बन सकता है। ऊपर वेपर फॉर्म में था, नीचे लिक्विड फॉर्म में। तो सर इसकी जो एंथैल्पी चेंज आएगी, 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 हो सकता है वो कितनी हो, y। वो कितनी हो, y। बात समझ गए। ऊपर वाले की एंथैल्पी चेंज कितना है, x, नीचे वाले की एंथैल्पी चेंज कितना है, y। क्यों फर्क आया, क्योंकि सर अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट बदल गई। इधर पे प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या थी, गैस गैस गैस, और इधर पे प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या थी, लिक्विड। तो अगर फिजिकल स्टेट बदलती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बदलेगी या फिर हीट ऑफ द रिएक्शन भी बदलेगी। तो यह बात याद रखनी है। इसके साथ का एग्जांपल है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल जल्दी। ये एग्जाम्पल है, इसके साथ का जरूर लिख के चलना है, जरूर लिख के चलना है, भूलना नहीं है किसी को, भूलना नहीं है किसी को, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अगला एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मुझे हटाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आप किसको, जैसे कभी कभी मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन आपके पास ग्रेफाइट के फॉर्म में भी होता है। अब मैं जी नहीं लिखूंगा, जी में आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ग्रेफाइट के फॉर्म में भी है +O2, ये भी आपको CO2 बनाएगा। लेकिन आपके पास कार्बन डायमंड फॉर्म में भी होता है क्या नहीं होता है, तो डायमंड +O2 क्या बनाएगा, ये भी CO2 बनाएगा। तो सर ऊपर वाले केस की जो एंथैल्पी चेंज होगा वो वही, इसमें एंथैल्पी चेंज हो सकता है X हो और इसमें एंथैल्पी चेंज हो क्या हो, Y हो। तो अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है लेकिन वो अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में रिएक्शन कर रहा है, तो उससे भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग है, ग्रेफाइट की बॉन्डिंग अलग है, ग्रेफाइट का टूटने का नजरिया अलग है, ग्रेफाइट की भैया घर गृहस्थी अलग है और डायमंड की घर गृहस्थी अलग है। सर कैसे, डायमंड कहां बिकता है, किराने की दुकान पे? नहीं सर, वो तो आपको सोनार की दुकान पे बिकनेगा।
ज्वेलरी शॉप में मिलेगा, तनिष्क, है ना, सजावट, ऐसे बढ़िया बढ़िया शोरूम्स में मिलेगा। और क्या होता है भाई, तनिष्क के बाद मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा और कोई दूसरे, और कोई है क्या गोल्ड वगैरह के कोई बड़े बड़े ब्रांड? चलो याद आएगा तो बताऊंगा। लेकिन ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा भैया? किराने की दुकान पे मिल जाएगा। कोई भी लेबोरेटरी का सामान रखते हैं जो, उस शॉप पे मिल जाएगा भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रेफाइट की रॉड तो भैया जब देखिए ना बिक अलग जगह रहा है तो उसके अंदर की चीजें भी तो अलग होंगी, बॉन्डिंग अलग है। इसके पास होता है हेक्सागोनल वाला स्ट्रक्चर, उसके पास होता है हेक्सागोनल वाला स्ट्रक्चर, और इसके पास होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जब अलग है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी अलग होगी। तो ये होता है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट भी रिएक्ट कर, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। फिर टेम्परेचर का भी रिलेशन होता है हीट ऑफ रिएक्शन, और टेम्परेचर इज गिवन बाय किर्चॉफ्स लॉ। टेम्परेचर, और आप ये बोले कि टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है एंथैल्पी के साथ वो होता है, उसको बताने के लिए कौन आएगा? किर्चॉफ्स लॉ। लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा सर, इसमें अभी टाइम लगेगा, अपन थोड़ा सा आगे इस पर बात करेंगे। अभी बस याद रखिए कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है किसको? हीट ऑफ रिएक्शन को। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कंसंट्रेशन आपने लिया है सॉल्यूशन का? क्योंकि सर सीधी सी बात है, अगर कम लोगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी या कम एब्जॉर्ब होगी, अगर ज्यादा लोगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो भैया अगर हीट ऑफ रिएक्शन अलग हो गई तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बदल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखो, कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। सर ये भी याद रखिएगा, वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज अगर आप करते हैं तो भी हीट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। हर एक फैक्टर है जो उस पे फर्क डालेगा, ये बात याद रखिए। फिर आता है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज्यादा आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी दोगे, डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं, जब भी आप चूने को पानी में घोलते हो, चूना मतलब आप जानती हो, है ना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने को जब आप पानी में घोलते हो तो भैया आपने देखा होगा उसमें से हीट निकलती है। अगर आप 1 किलो चूना घोलोगे थोड़ी हीट निकलेगी, वहीं पर आप अगर 100 किलो चूना घोलोगे कम हीट निकलेगी क्या? ज्यादा निकलेगी। तो भैया हीट या फिर एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। इट्स नॉट क्वांटिटी, इट्स क्वांटिटी, ठीक है, फील लेके बोलना है। तो ये वो 6 फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे? किस पे सर जी? किस पे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ द रिएक्शन पे, ये लोग डिपेंड करते हैं। इन पे 1-2 वाले पे मैंने अभी बात नहीं करी है, उन पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर सॉरी, लेकिन आऊंगा जरूर, इतनी बात मान के चलिए। छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, छोड़ेंगे अपन किसी को भी नहीं, लेके तो आएंगे, लेके तो आएंगे। तो ठीक है, अभी तक का कंक्लूसिव, पहले इसको नोट डाउन करिए फिर बात करते हैं। हो गया? अभी तक का क्लियर हो तो एक बार लिख दीजिए चमका, एक बार लिख दीजिए चमका। मजा आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखिए, एक बार मैं सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर जमा लेता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया आज हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब वही कि एक रिएक्शन होने में क्या हीट का एक्सचेंज हो रहा है, उसी को अपन ने नाम दिया सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक ही चीज है, और दोनों के लिए मैंने ये बोला, इसका मतलब है जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है इन अ केमिकल रिएक्शन, उसी को कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने कहा ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है डिनोटेड बाय Q, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी पे, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? जल्दी एक बार सर, एंथैल्पी में। फिर मैंने आपको बताया ये हीट 2 तरीके से निकल रही है भैया, या तो बाहर मतलब रिलीज हो रही है, या तो फिर एब्जॉर्ब हो रही है, और इनके टेक्निकल नाम है मेरे पास, क्यूटी वाले नाम है सर, कूटी कूटी। रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो मैंने कहा बाहर जा रही है, बाहर जा रही है तो सर नॉर्मल क्यू भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा यू भी नेगेटिव। अगर अंदर आ रही है, आजा आजा, तो सर क्यू भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और भैया डेल्टा यू भी पॉजिटिव। ये बात अभी तक अपनी हुई। फिर मैंने आपको फैक्टर्स बताए, तो फैक्टर्स तो अभी आपके सामने दिख ही रहे होंगे।
फैक्टर्स तो अभी आपके सामने दिख ही रहे होंगे। तो ये अपनी अभी तक की एक सीक्वेंस ऑफ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रख दी है। चलो जल्दी देखो, अब वो अपने आप कलरफुल हो गया, वो ये एकदम, ये पता हो जाता है बार बार, लेकिन ठीक है, अब अच्छा भी दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिख रहा है। मैं वही देख रहा हूं, कुछ तो होता है इसमें, अब वो क्या हो जाता है पता नहीं चला मेरे को अभी तक, लेकिन ठीक है, अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चमका चमका। चलो क्लियर है यहां तक की बातें, बढ़े आगे, बढ़े ना, कंफर्म। चलो ओके सर, इसको ले जाना पड़ेगा, टेरेन टेरेन, चलो चलो, चलिए इसको उड़ाना पड़ेगा, ये लीजिए, गया, यस, और इसको भी उड़ाना पड़ेगा, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, गया। चलो क्लियर है। अब आते हैं सर फर्स्ट, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने कहा सर जी अपना टॉपिक चल रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वापस आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। सर ये टॉपिक था जो आपने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था और आज भी थोड़ा बता दिया। मैंने कहा इसको ऐसा समझिए जैसे मैं कहीं जा रहा था, मैं कहीं जा रहा था इज अ एंथैल्पी, लेकिन अब जगह अलग अलग हो सकता था। मैं घर जा रहा था, तो एक बार मैं गया घर, मतलब बोले तो होम, फिर मैं गया स्कूल, तो ये मेरी जगह है ना अलग अलग। फिर मैं गया किसी के साथ पार्क, फिर किसी के साथ मूवी, फिर किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव। चलो तो मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप, लॉन्ग ड्राइव, ठीक है। तो मतलब मैं तो जा रहा हूं लेकिन वेन्यू मेरे अलग अलग है। ऐसी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, लेकिन इंथैल्पी भी अलग अलग चीजों के लिए। हां, जिसमें पहला आज चालू होने वाला है सर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या है सर? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी इंथैल्पी का चेंज होगा उसको साक्षात कह देंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बस बस मम्मास, वही वाली बात है। जोर से बोलो, एक मोल ऑफ प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए जो भी इंथैल्पी चेंज होगा उसको कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन जिससे भी वो बन रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट किसी ना किसी रिएक्टेंट से तो बन रहा होगा, तो वो रिएक्टेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। ये कंडीशन है कि भैया वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किससे बन रहा होगा? रिएक्टेंट से। तो वो रिएक्टेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए, तभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माना जाएगा, नहीं तो नहीं। दो बात याद रखना, एक तो पहली बात 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। कितना बनाना है? 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एंथैल्पी का चेंज आए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दूसरी बात, वो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किससे बनेंगे? रिएक्टेंट से बनेंगे। तो वो रिएक्टेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। काय में होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, तभी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे। नहीं तो हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो गुस्सा हो जाएंगे, हम तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर आप बताओ, फिर आपको जो लगे वो कर लेना भाई, हम तो गुस्सा हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है सर, करना क्या चाह रहे हो? ये लो, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे। अब वो आपकी, आप देख लो, हमने तो आपको बात बता दी है कि हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो चलो, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। चलो चलो चलो, चलिए सर इसको हटा दूं क्या? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ऊपर का पढ़ लेते, वो थोड़ी कहीं जा रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखिए, डिनोटेड बाय डेल्टा एच। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किससे करते थे?
मैं जा रहा हूं, दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मैं घर जा रहा हूं, मैं पार्क जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूं, मैं मिलने जा रहा हूं। तो भैया जा तो मैं रहा हूं, लेकिन मैंने एक एक वर्ड जोड़ दिए। तो अगर ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? सर वो तो रहेगा डेल्टा एच, बस एक एफ जुड़ जाएगा। एफ बोले तो फॉर्मेशन, बस 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 डेल्टा एच एफ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बस डिनोशन में फर्क है थोड़ा सा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लेंगे। चलो आ जाओ। चलिए सर, अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड मींस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एलिमेंट, फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट in their most stable state of aggregation is called enthalpy of formation। सर इन दोनों लाइनों को मिला के रिएक्शन तैयार, वो डेफिनेशन तैयार करी गई है। 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट को बनने में और उन एलिमेंट से जो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है, उसमें जो भी इंथैल्पी का चेंज आएगा उसको कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे बता दी, इतनी बताने की जरूरत नहीं है। आपके सामने पूरा पॉइंट मैंने रख दिया है। अब एक बार आप देखो, समझो और समझाओ जल्दी तरीके से। कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं ना, देख लूंगा। और दूसरी बात, क्लियर है डेफिनेशन? ये चीज क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नीचे की बात बताता हूं, चलो अब ये रिएक्टेंट की बात हो रही है, मेनली रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो उसने ये कहा कि जो भी रिएक्टेंट है उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज 0। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट अगर मोस्ट स्टेबल फॉर्म की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन है, गैस है, तो भैया वो उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। क्लोरीन है, गैस है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। सोडियम है, सॉलिड है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है 0 भैया, बड़ा सा 0। कैसा? बड़ा सा 0। लिखिए, देखिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज 0। एलिमेंट की बात हो रही है, नहीं तो आप समझो सर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी अगर मोस्ट स्टेबल। भैया प्रोडक्ट की बात नहीं करी है, कंपाउंड की बात नहीं करी है, एलिमेंट की बात करी है। अगर एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है तो भैया फिर उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? 0। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट क्या होती है? गैस, 0। फ्लोरीन की क्या होगी? सर ये फ्लोरीन बड़ा वाला आएगा। फ्लोरीन की क्या होगी? 0। क्लोरीन की क्या होगी? 0। ब्रोमीन की क्या होगी? 0। आयोडीन की क्या होगी? 0। मर्क्यूरी की क्या होती है? सर लिक्विड दिखता है, 0। कार्बन, हाँ सर Gr बोले तो सर 2 कार्बन होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। सबसे ज्यादा जो यूज होता है भैया ग्रेफाइट, इसलिए ग्रेफाइट उसकी नॉर्मल मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, इसलिए वो क्या है? 0। सल्फर, रोम्बिक सल्फर, सर पी ब्लॉक हट गया है, नहीं तो आप पढ़ते सल्फर 2 फॉर्म का होता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ठीक है, आपको ये देखने को मिलता है। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर भी होता है, ठीक है। येलो, डल येलो, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो वाला अगर रोम्बिक है तो 0, सोडियम सॉलिड है तो 0, और अगर ऑक्सीजन है, गैस उसकी सबसे स्टेबल है तो क्या? 0। अगर कोई भी एलिमेंट, मेरी बात को समझिए, कोई भी एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में अगर प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है क्या? हाँ है, तो उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? 0 0 0 0 वो होगी। क्लियर है बात? बात क्लियर है क्या? कंफर्म? जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी, जब तक हम पानी वानी पी लें, जल्दी करिए।
हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए। प्रॉब्लम तो नहीं है? चीजें समझ में आई? पक्का? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ये चीज मैंने आपको बता दी है। पक्का? कंफर्म? क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिया होगा अभी तो, एक बार लीजिए। हाँ, अब ऐसे लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें बस एक चीज करते हुए इसको बड़ा कर दूं बस, बाकी तो किसी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया होगा मेरे हिसाब से तो। क्लियर करें? सर एफ वाला अभी नहीं हटाऊंगा, चेंज करके हटाऊंगा, क्योंकि भैया वो नहीं तो आप बोलोगे भैया छोटा हो गया। लो भैया लो, अब आ जाओ सर। अब ये क्या है सर? सर बहुत मजेदार चीज है। अब देखो सर, सोडियम Na, सर इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है? सर जी सॉलिड, सॉलिड। और क्लोरीन, क्लोरीन को लेना पड़ेगा 1/2। क्यों लेना पड़ेगा 1/2? क्योंकि सर यहां पर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनेगा। कितना बनेगा? 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्यों बनेगा 1 मोल? क्योंकि सर हमने पढ़ा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तब मानी जाती है जब आपका प्रोडक्ट कितना बने? 1 मोल बने। कितना बने सर? 1 मोल। सर मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप तो मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल पे निकाल दो, फिर आप 2 मोल 4 मोल 5 मोल करते रहना। मान लो अगर इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आई 50 किलो जूल, कितनी आई? 50 किलो जूल। मतलब 1 मोल बनने के लिए कितनी लगती है? 50 किलो जूल। तो 2 मोल में कितनी लगेगी? सर 1 चॉकलेट 5 रुपए की, 2 चॉकलेट 10 रुपए की, मतलब 100 किलो जूल। वही है ना सर? केले कैसे दिए? 1 दर्जन 40 रुपए के, 1 दर्जन 80 रुपए के। वो ये तो नहीं कहता ना 2 दर्जन 150 रुपए के। फिर आप लोग करोगे अरे यार फिर एक हो जाएगा 75 के, ऐसा तो नहीं करता ना। तो वो भी आपको स्टैंडर्ड रेट बताता है। क्या बताता है? स्टैंडर्ड रेट बताता है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखोगे, कभी कभी आपको लिखा जाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अरे यार ये पेंसिल कैसे चेंज हो गई? हाँ, ऐसा लिखा जाएगा आपको, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नॉट लग गया। स्टैंडर्ड का मतलब होता है 1 मोल के लिए। 1 मतलब 1, 1 मतलब 1, 1 मतलब 1। चलिए, तो ये तो बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला आ जाओ। क्या बना रहे हैं? CH3COOH। ठीक है, तो कार्बन ले लिया, सबसे बढ़िया स्टेट इसकी ग्रेफाइट वाली, बहुत शानदार। प्लस क्या ले लिया? हाइड्रोजन। प्लस क्या ले लिया? ऑक्सीजन। क्या बनाना है? CH3COOH। और ये मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कितने कार्बन है भाई? सर 2 कार्बन है तो यहां 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यहां 2 लगा दो। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हो गए। सर देखो ये भी 1 मोल के लिए बात हो रही है, तो ये भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एकदम सटीक आएगी, बढ़िया आएगी। और सब अपनी अपनी किसमें? नॉर्मल स्टेट में। ये गैस में है, ये भी मोस्ट स्टेबल स्टेट में, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही बना है। लेकिन अगला वाला देखो सर, कार्बन की सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? ग्रेफाइट। अगर मैं ग्रेफाइट की जगह डायमंड लिख दूं तब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन काउंट नहीं होगी, तब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में नहीं है। किसमें नहीं है? मोस्ट स्टेबल स्टेट में नहीं है। इस बात का याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो धमाका हो जाएगा। इसीलिए देखिए थर्ड वाले पे उसने खुद लिखा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डैम श्योर डैम श्योर डैम श्योर, याद रखना। क्यों? क्योंकि भैया रीजन क्या है? क्योंकि ये कार्बन डायमंड मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं है, ये इसीलिए इधर पे अपन ने ये कर दिया। बात समझ गए? तो सर इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सही रहेगी, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सही रहेगी, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि भैया उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जिससे वो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपनी कौन सी स्टेट में नहीं है? वो अपनी कौन सी स्टेट में नहीं है? वो अपनी सबसे स्टेबल स्टेट में नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात को याद रखना है। चल जल्दी करो, जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 जल्दी
मैं चाहता हूं इसको ऐसा नोट डाउन करेंगे। एक स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, अब एक जो दूसरा लोगे ना वो ऐसा लो। दूसरा ऐसा लो। दूसरा ऐसा लो। दूसरा ऐसा लो। ठीक है, दूसरा ऐसा लोगे तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ले लिया, चलिए कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 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 चलिए, ये लीजिए सर, ये देखो, ये कुछ खतरनाक चीजें है। अब यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। राइट वे टू फाइंड डेल्टा एच एफ। सर मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने को बोल रहा है वो। सर उसका एक ही तो रूल है। पहला रूल बेसिकली 1 मोल के लिए देख लो। दूसरा रूल, जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। एलिमेंट किस में होने चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट, और उसका जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें होने चाहिए। बस आ जाओ, एक एक करके आ जाओ, फटाफट निकाल देंगे। सर ग्रेफाइट एकदम सही है सर, लेकिन फंस गए। हाइड्रोजन यहां पर एटॉमिक फॉर्म में है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है तो सर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। हमने कहा अच्छी बात है। नीचे वाले में आओ। सर 1 मोल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन अपनी नॉर्मल स्टेट में, लेकिन सर कार्बन की नॉर्मल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होती है? ग्राउंड। कौन सी होती है? ग्राउंड नहीं होती, ग्रेफाइट होती है। ये भी नहीं है सर। सर यहां आ जाओ, अब यहां देखो सर, यहां पर कितने मोल हो गए? 2 मोल। अपन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए होती है। सर ये भी नहीं होगा। हाँ जरा नीचे देखो, नीचे क्या देखना है? कार्बन ग्रेफाइट, हाइड्रोजन गैस, नॉर्मल फॉर्म H2, और यहां पे 1 मोल। सर ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें आप निकाल लीजिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल 101% सही है, 101% सही है। चलो बगल में चलो। C2H5OH सर 1 मोल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। ग्रेफाइट है, वेरी गुड। H2 है गैस फॉर्म में, वेरी गुड। O2 है गैस फॉर्म में, वेरी गुड। सर ये भी सही है, सर ये वाली भी सही है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या है? कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। क्लोरीन गैस है, ठीक है। CCl4 सर ये लिक्विड होता है। अरे यार वहां पर थोड़ा सा बस ये लिक्विड है, क्योंकि 2 कुछ नहीं होता है, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। और लिक्विड बन गया, और कितने की बात हो रही है? 1 मोल। 1 मोल सर 1 मोल भी है, सब लोग एलिमेंटल स्टेट में, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर अगले वाले पे आओ। सर ग्रेफाइट, वेरी गुड। सर गैस, वेरी गुड। और भैया बेंजीन भी लिक्विड में है इसीलिए, और ये भी 1 मोल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी सही है। तो गलत कौन है? ये 3, ये 3 गलत है, बाकी सारे सही है। क्योंकि सर 1 मोल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। दूसरी बात, सारे एलिमेंट या फिर जो भी रिएक्टेंट है वो अपनी कौन सी स्टेट में है? सर मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। बस यही मैं चाहता था, मेरे को बहुत अच्छा सा लगा, क्लियर हो गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलो बहुत बढ़िया, देख लो जरा इसको। फिर एक नीचे वाला एग्जांपल और है, इसको और समझते हैं, इसको और समझते हैं, जल्दी इसको और समझते हैं। इसको और समझेंगे। हो गया? चलो क्लियर है? चलिए चलिए, बस इसको याद रखिएगा, ये यहां लिक्विड है और यहां पर ये भी लिक्विड है। चलिए अब यहां समझना, सर कुछ नहीं हुआ, ये बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन है। अब बेंजीन के ये तीनों के तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तीनों बॉन्ड टूट गए तो एक इसका फ्री, 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 दो सब क्या फ्री हो गए। कितने हाइड्रोजन है? 3 2 जा 6, तो एक हाइड्रोजन इधर, 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 एक हाइड्रोजन इधर। ये देखो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको कहते हैं हेक्सेन, इसको कहते हैं बेंजीन। बेंजीन से हेक्सेन बनाया है।
तो कुछ ना कुछ तो इंथैल्पी का चेंज आया होगा, और वो ही कहलाएगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, ये देखिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो भी वही है सर, क्या? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एक गलती हो गई है, बस बताता हूं क्या गलती हुई है। यहाँ रिएक्टेंट नहीं, या प्रोडक्ट है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो ये आ गया प्रोडक्ट। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आ जाओ। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो किसका? प्रोडक्ट का। तो डेल्टा इंथैल्पी ऑफ, ये ले लो, ऐसा लिख लो, प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ हाँ, पीछे कैसे चले गए अपन, पीछे कैसे चले गए? ये रिएक्टेंट देखो, शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, और समीशन क्यों लगाते हैं आप सबको पता है, समीशन क्यों लगाया जाता है आप सबको पता है। रिएक्टेंट देखो, ये बस खत्म। ये सर सब में वही आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वही इंथैल्पी चेंज होगा। फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो आ जाएगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी, टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। कोई भी अगर प्रॉब्लमेटिक चीज चल रही हो तो जल्दी बोल दो, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। नीचे भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, देखिए नीचे भी लिखा है फॉर्मूला, नीचे भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, देख लीजिए। क्लियर है? एक बार हटा के दिखा दूं, एक बार हटा के दिखा दूं। हटाना नहीं है, बस मेरे को ये हटाना है। ये देखो, आप देखो, ये लिखा है फॉर्मूला, प्रोडक्ट की इंथैल्पी चेंज माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया? हो गया? चलो चलिए। ओ माय गॉड, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। सर क्वेश्चन पे तो मजा आता है, आपको पता ही है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा पूछ लेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, हल्के में नहीं ले सकते भाई को। आ जाओ। अब उसने क्या दिया है, इंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 दे दिया है। कितना दे दिया भैया? -1670 किलो जूल दे दिया है। किसका दे दिया? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Al2O3। तो मैंने कहा बना लो, मैंने कहा बना लो। कैसे बनेगा सर? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन तो बन जाएगा Al2O3। मैंने कहा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड दी है तो वो 1 मोल के लिए दी होगी, क्योंकि 1 मोल के लिए तो निकलती है, तो ये 1 है, 1 के हिसाब से यहाँ 2 आएगा। और यहाँ कितने हैं सर जी? 3 है, 3 है मतलब ये 3/2 कर दो, 3/2 कर दो ये। और अगर देखा जाए तो आप सब जानते हो ये सॉलिड फॉर्म में होगा भैया, और फिर ये सारी चीज, तो गैस का ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन होगी। इसका दे दिया कितना? -1670 किलो जूल, ये इसका है। तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दी है, कितनी दे दी है? -1670 किलो जूल। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है, ये तो गिवन डाटा हो गया, ये तो गिवन डाटा हो गया, ये तो गिवन डाटा हो गया भाई। चलो, अब आपसे क्या पूछा है? देखो आपसे पूछा है कि आप तो बताइए 4Al प्लस 3O2 gives 2Al2
O3, इसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा ये निकाल के बताइए। ये पूछ रहा है इसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा ये निकाल के बताइए। हमने कहा निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों निकाल देंगे सर, क्या दिक्कत है? पहले तो मुझे ये बताओ, अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की या 1600 रुपए की है, तो 2 चॉकलेट कितने की होगी? सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात ही कर रहे हो आप हमसे। एक चॉकलेट अगर 1600 की है तो 2 चॉकलेट कितने की होगी? सर 2 × 1600, मतलब 3200 की होगी। सर ये तो बहुत इजी वाली बात कर रहे हो आप। मैंने कहा यही तो मैं यहां कह रहा हूं। यहां कितने मोल बने? सर 1 मोल। 1 मोल में एंथैल्पी चेंज कितना आया? 1670। तो सर यहां पर कितने मोल बन रहे हैं? सर 2 मोल। तो यहां पर कितना आएगा? अरे सर ये तो बहुत फर्जी सा क्वेश्चन हो गया कि अगर 1 मोल ऑफ Al2O3 में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है? -1670 किलो जूल, तो सर 2 मोल ऑफ Al2O3 में कितना होगा? सर ट्वाइस हो जाएगा ना, -2 × 1670 किलो जूल। आ जाओ, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 1 ऊपर 2 6 जा 12, 13, 1 ऊपर 2 1 जा 2 3। सर 1340 माइनस 1300 नहीं 3340 किलो जूल, माइनस 3340 किलो जूल। यह बात पता होनी चाहिए, यह बात आपको पता होनी चाहिए। जल्दी देख लो, जल्दी देख लो भाई, जल्दी देख लो, जल्दी 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 इसको जल्दी देख लीजिए आप, जल्दी देखिए जल्दी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया भैया? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा अगर हो तो बता दो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? पक्का? क्लियर है? चलिए ठीक है, ये देखिए सर एक और क्वेश्चन आ गया। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। सॉल्व, चलिए सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एट 298 केल्विन इज -110.5 किलो जूल। ठीक है, किलो कैलोरीज भी है। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर देखिए, सर हिंट मिल गई। इसने बोला था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सर डेल्टा U के बराबर होती है। मतलब उसने डेल्टा U मांगा है, तो मतलब ऊपर वाली हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी? सर डेल्टा H होगी, वो पक्की बात है। तो डेल्टा H मिल गया। ऊपर वाला कितना है? -110.5 किलो जूल कैलोरीज। बात समझे? मैंने इसको डेल्टा H क्यों माना? क्योंकि नीचे उसने कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी अगर पूछा है तो ऊपर भी तो पूछा है उसने हीट, और हीट दो ही हो सकती है, या तो इंटरनल एनर्जी या तो एंथैल्पी। तो दूसरा क्या हो जाएगा? एंथैल्पी हो जाएगा। फिर क्या पूछा है सर? टेम्परेचर दे दिया है 298 केल्विन, और क्या दे दिया है सर? आर की वैल्यू दे दी है। सर गिवन सब लेते चलो, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? नहीं सर बस इतना ही दिया है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, निपट लेंगे अच्छे से, अच्छे से निपट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, निपट लेंगे, जम के निपटेंगे, जम के। चलो चलिए पहले इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, गिवन लिखिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो गिवन लिखिए जल्दी, फिर अपन बात करते हैं जल्दी। जल्दी गिवन लिखिए, थोड़ा सा लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए, जल्दी दिमाग लगाइए। चलिए लिखा, नोट डाउन किया? चलिए सर, सर कुछ कैसे करेंगे सर, कुछ बता सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ बता दूंगा, टेंशन मत लो। एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस। सर कुछ कुछ तो याद सा आ रहा है। हाँ मैंने कहा आएगा ना, याद आएगा ना।
क्यों नहीं आएगा? अरे सर ये फॉर्मूला तो याद है सर, लेकिन दिक्कत ये ना सर, ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए रिएक्शन चाहिए। तो मैंने कहा रिएक्शन बना लो ना। क्या रिएक्शन बनानी है? फॉर्मेशन ऑफ सीओ। तो सर सीओ कैसे बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बन जाएगा? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होता है, बस ये सॉलिड होता है। और ये कौन से फॉर्म में होगा? ग्रेफाइट में। देख लो सर, इधर 1/2 लगा दो। अब निकाल लो डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है सर? डेल्टा एनजी जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने दिख रहे हैं? 1 माइनस रिएक्टेंट में सर सिर्फ गैस का लेते हैं, तो ये तो गया, इसका तो नहीं लेना है सर, इसका लेंगे हाफ। तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा सर? 1/2। सर डेल्टा एनजी मिल गया। सर डेल्टा एनजी मिल गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर डेल्टा एनजी मिल गया तो फिर क्या दिक्कत की बात है? जब डेल्टा एनजी मिल गया है तो क्या दिक्कत की बात है? आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा ठीक है, आ जाते हैं फॉर्मूले में। क्या निकालना है अपन को? सर अपन को तो डेल्टा यू निकालना है सर। सर डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू को एक साइड कर लो। और डेल्टा एच का है सर? ये रहा डेल्टा एच। पुट अप करिए तो ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजी आर टी। अब देखिए डेल्टा एच कितना है सर? सर माइनस 110.5 और काय में है सर? किलो जूल में। यस सर। सर माइनस 1/2 क्या है ये? डेल्टा एनजी इनटू सर आर की वैल्यू कितनी है? 8.314, लेकिन जूल में है और ये किसमें? किलो जूल में। और चाहिए भी काय में? किलो जूल में। तो सर इसको किलो जूल में करने के लिए क्या करें सर? कुछ नहीं करना, 1000 से डिवाइड कर देना बस। ओके थैंक यू सर। इनटू टी क्या है? टेम्परेचर कितना है सर? 298 केल्विन। बस सर ये कर लीजिए, ये आप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर यहां से आ जाएगा। और ये आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। मेरी तो लड़ाई है भाई, मेरी तो लड़ाई है जम के, मेरी तो लड़ाई है। मेरे को चाहिए आपसे डेल्टा यू कमेंट सेक्शन में। मुझे तो आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए डेल्टा यू कितना आ रहा है, और देखता हूं कौन निकाल के दिखाता है मेरे को। होमवर्क, होमवर्क सर कमेंट में हर एक बच्चे का डेल्टा यू आना चाहिए। सॉल्व तो कर ही सकते हो, आई थिंक सॉल्व तो कर ही सकते हो। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना और माइनस कर देना, बस खत्म बात। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका आंसर फट से आ जाएगा। यह बात मान के चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। 1 नंबर आपका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं ना? तो ये आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। सर जी जरूरी है ये सॉल्व करना, जरूरी है ये सॉल्व करना, और करना भी पड़ेगा, नहीं तो अपन ही फंस जाएंगे, अपन ही फंस जाएंगे। चलिए, तो यहां से आपका किलो जूल में आएगा। किस में आएगा? किलो जूल में। ठीक है, यहां से आपका जो भी आंसर आएगा वो किलो जूल में आएगा। कितने आएगा? किलो जूल। ठीक है, क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये किलो जूल में दिया था तो यहां कैलोरीज नहीं होगा, वो सिर्फ किलो जूल होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ एट 298 इज दिस, और फिर उसके आगे का निकालना है। ठीक है, चलो, तो क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं? निकाल लेंगे। चलिए सर पक्का। तो सर आज आपको सारी चीज समझ में आई कि नहीं आई? मेरे हिसाब से तो आई होगी भाई। आज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन खत्म हो गया। मैं कहां गया? मैं घर चला गया। अब मैं अगले बार में शायद पार्क जाऊंगा, शायद बाइक पे ले जाऊंगा, शायद कहीं घूमने जाऊंगा। तो ये कब होने वाला है? अगली क्लास में, आज नहीं। तो आज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपके सामने मैंने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। आज तो 2 ही क्वेश्चन बताए थे, अगली क्लास में देखो 1-2 क्वेश्चन और लाएंगे। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं, इसलिए बस बोल रहा हूं इनको अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए इनको अच्छे से सॉल्व करना। और बाकी अगर मजा आ गया हो तो एक बार थम्स अप और ये जरूर हो जाए, एक बार हो जाए सर, एक बार, ये इंपॉर्टेंट है सर जी। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक बार चमका सर जी, मजा आ गया सर आज के लेक्चर में। हमने आपके साथ बढ़िया तरीके से इस चैप्टर का फॉर्मेशन सीख लिया। एक बार लिख दीजिए सर, जल्दी जल्दी। चलो तो बढ़ते हैं आगे। और सर आपको पता है कि अब हो गया है डेड एंड, अब हो गया है डेड एंड। चलिए, तो आज का एक और
ताबड़तोड़ लेक्चर, एक और मजेदार लेक्चर यहां पर होता है समाप्त। अब मिलेंगे कब? अगले लेक्चर में, जो होने वाला है कब? कल। कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह। आपको बस आना है और मुझसे मिलना है, मजा आपको बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पूरे तरीके से कमर कस के बैठा है आपके लिए। मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? तो बस आ जाइए सर, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो सेम टाइम सेम जगह कल आना है। कल एक और धमाकेदार लेक्चर लेके आने वाला हूं आपके सामने। सर फटाफट लेक्चर्स आ रहे हैं, सटासट करते चलो, कॉपी पेन उठा के लिखते चलो, फिर देखेंगे मजा आएगा। तुरुरु तुरुरु। चलिए, तो कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।